हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी एससीओ न्यूज में क्यों है? क्योंकि कल यानी कि 4 जुलाई को यहाँ एससीओ का सबमिट हुआ है, लीडर सबमिट, जो हाईएस्ट लीडरशिप सबमिट जो होता है वो। इस बार के प्रेसिडेंट कौन था? इंडिया इसका प्रेसिडेंट था एससीओ का। और ये जो सबमिट हुआ है वो वर्चुअल मोड में हुआ है। पहले ये सबमिट एक्चुअली में 3 से 5 जुलाई को दिल्ली में होने वाला था, लेकिन सडनली इंडिया इसको बोला कि नहीं, हम इसको 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में करेंगे। ठीक है, तो ये एससीओ का सबमिट हुआ। इस बार के एससीओ का थीम क्या रखा गया था? सिक्योर एससीओ, SECURE, सिक्योर एससीओ। सिक्योर का क्या फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट एंड इन्वायरमेंट ऑफ एससीओ। यानी कि हमें सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, इकोनॉमी पे ध्यान देना है, कनेक्टिविटी पे ध्यान देना है, आपस में यूनाइट होकर रहना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, और नोट द लिस्ट इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, जो कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। तो ये इंडिया सिक्योर एससीओ जो है वो थीम रखा गया था, इंडिया की तरफ से दिया गया था सिक्योर एससीओ का थीम। और ये एससीओ का अपना लोगो है, और ये इंडिया का लोगो इस बार का सारे कंट्रीज को देख के किया गया था, सिक्योर एससीओ। तो आज हम लोग देखेंगे सिक्योर इस बार जो हुआ है ये क्या है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023। इसके पहले वाला जो हुआ था एससीओ 2022 वो हुआ था समरकंद में हुआ था। तो इस बार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या हुआ है? एससीओ इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एससीओ का क्या है? एससीओ कब आया? एससीओ का पहले क्या था? ये ऑर्गेनाइजेशन ने कब फॉर्म हुआ? ये सारा कुछ अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देखें कि एससीओ का क्या है, थीम क्या है एससीओ का? सिक्योर। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड इन्वायरमेंट। तो अब आगे देखते हैं। एससीओ 2023 ये इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में हुआ है। और दूसरा क्या मैटर क्या था? ईरान इसका फॉर्मली फुल मेंबर बन गया। ईरान का मेंबरशिप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और इस बार 2023 में ईरान क्या हुआ? इसका फॉर्मल मेंबर, यानी कि अब एससीओ में टोटल कितने मेंबर हो गए? 9 मेंबर। एससीओ में पहले कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे, अब टोटल 9 मेंबर हो गया फॉर्मली। अब हम लोग अगर कोई हमसे पूछे क्वेश्चन कि एससीओ में कितने मेंबर हैं, तो अब हम लोग फॉर्मली बोलेंगे 9 मेंबर, क्योंकि ईरान अब इसका फॉर्मल मेंबर, फुल मेंबर बन गया। और दूसरा, ये बेलारूस में का फुल मेंबरशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यानी कि अगले साल जब इसका सबमिट होगा तो उसके बाद एससीओ में टोटल 10 मेंबर हो जाएंगे, 8 से 9 और 9 से 10 मेंबर। अभी नहीं, अभी हम लोग नहीं बोलेंगे कि बेलारूस एससीओ का फुल मेंबर है। अगले साल इसका प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और फुल मेंबर बन जाएगा, जैसे ईरान का पिछले साल से ये प्रोसेस स्टार्ट था और इस साल ये फुल मेंबर बन गया, उसी तरह हो जाएगा। और इस बार न्यू दिल्ली में हुआ है, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि सारे मेंबर के द्वारा एक साथ एडॉप्ट किया गया है, फुल मेंबरशिप, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कॉन्सेंसस बेस्ड बेसिस पे। ठीक है, तो एससीओ 2023 का और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिटी ऑफ वाराणसी, वाराणसी को क्या दिया गया है? कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल फॉर 2022-2023। तो ध्यान रखना, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ 2022-2023 किसे रखा गया है, तो ये है वाराणसी को। क्योंकि इस बार का चेयर कौन था? इंडिया, तो इसलिए इंडियन कैपिटल सिटी को, हेरिटेज सिटी जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी और मोस्ट सिविलाइज सिटी वाराणसी जो है, मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनल सिटी वाराणसी, तो इसीलिए इसको कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में प्रमोट किया गया था शंघाई 2022-23 का। ये न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब क्या हो गया? 8 मेंबर से अभी क्या हो गया? 9 मेंबर। 8 मेंबर, अब ये टोटल 9 मेंबर, यानी कि पिछले साल ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। इसलिए P2P, पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि कल्चर। जैसे इंडिया क्या करता है? इंडिया का क्या डिप्लोमेसी है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। एक होता है हार्ड पावर डिप्लोमेसी।
सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या हम लोग करते हैं, P2P, पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, हम लोग एक दूसरे के कल्चर से कनेक्ट होते हैं, हम लोग एक दूसरे के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से कनेक्ट होते हैं, हम लोग एक दूसरे के ट्रेडिशन से कनेक्ट होते हैं। तो यही यहाँ पे क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड टूरिज्म सारे मेंबर स्टेट के बीच में, यानी कि एक मेंबर स्टेट के बीच टूरिज्म को डेवलप करना, पीपल एक दूसरे के यहाँ वीज़ा इजीली वीज़ा देना, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को डेवलप करना, ये सारा कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कल्चर, और इसीलिए वाराणसी को इस बार का चुना गया था कल्चर और टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022-2023। अगर हम एससीओ का बात करें तो ये क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरेशियन नेशन। परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, ये टेम्पोररी नहीं, और इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के, जी टू जी के बीच में हो, यानी कि एक दूसरे देश के गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरेशियन नेशन। ये मेनली किसका है, यूरेशियन नेशन का, इसमें अधिकतर कौन है, यूरेशियन नेशन है, यानी कि सेंट्रल एशियन नेशन ज़्यादा है, और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, बीजिंग में। संघाई से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका सेक्रेटेरिएट संघाई में है, नहीं, इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में, नाम है संघाई कोऑपरेशन और लेकिन सेक्रेटेरिएट बीजिंग में। ये क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि इसका मिलिट्री विंग को क्या बोला जाता है, रैट्स। रैट्स इसका मिलिट्री विंग है, जिसका सेंटर कहाँ है, अस्ताना में। तो इसका सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर अस्ताना में रैट्स का है। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट सेंटर करके ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में एस्टेब्लिश करता है। ये सारा कुछ यहाँ पे रैट्स का है। तो ये इकोनॉमिक प्रमोशन को भी देखता है, पॉलिटिकल अटैचमेंट को भी देखता है आपस में पॉलिटिकली, और इसका क्या मेन काम है, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखें। अब अगर हम एससीओ का हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ था, संघाई 5 का। संघाई 5 का भी मर्ज हुआ था 1996 में। बहुत सारे बॉर्डर डिमार्केशन, डीमिलिटराइजेशन टॉक्स हुआ था जब यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसके बहुत सारे कंट्री बने। तो वही इसके 4 फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक और चाइना के बीच में। और कौन कौन था 4 यूएसएसआर रिपब्लिक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, और साथ में चाइना। इसको क्या बोला गया, संघाई 5। इसके बाद उज्बेकिस्तान जो था 2001 में इसका मेंबर बना। जब 2001 में इसका मेंबर उज्बेकिस्तान बना तो इसका ऑफिशियल नाम क्या रखा गया, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ चार्टर कब साइन हुआ था, 2002 में, और 2003 में एससीओ चार्टर फोर्स में आ गया था कि कैसे कैसे एससीओ काम करेगा, क्या इसका मोटो रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारा कुछ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसके फुल मेंबरशिप बने हैं कब, 2017 में। यानी कि 2017 में इसके टोटल 8 मेंबर हो गया था, और अभी 2023 में ईरान इसका फुल मेंबर बन गया है, यानी कि अब इसके टोटल मेंबर हो गए हैं 9। और जल्द ही बेलारूस 2024 में बेलारूस भी इसका फुल मेंबरशिप ले लेगा, और इसका टोटल मेंबरशिप कितना हो जाएगा, 10। एससीओ के अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो कौन कौन सा लैंग्वेज है, रशियन और चाइनीज। चाइनीज और रशियन लैंग्वेज इसका एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इससे ये पता चलता है कि ये रशियन डोमिनेटेड और चाइनीज और रशियन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसके सारे कंट्रीज का बात करें, कौन सा कंट्री कहाँ है, तो इसके मेंबर कंट्री हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और ईरान भी अब फुल मेंबर बन गया है। बेलारूस प्रोसेस में है, और ऑब्जर्वर स्टेट में अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, और इस बार एक और नया ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में ज्वाइन किया था सऊदी अरबिया, इस बार एज ए ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में था। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया ये डायलॉग पार्टनर हैं, और गेस्ट में एशियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और यूनाइटेड नेशन, ये सबको गेस्ट अटेंडेंस, गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्या स्ट्रक्चर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जो कि कल जिसका मीट हुआ था 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में, ये सबसे ऊपर होते हैं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। इसके नीचे होते हैं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, मेनली यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर या
प्राइम मिनिस्टर होंगे, और यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर। इसके नीचे होते हैं मीटिंग ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, एससीओ रैट, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। एससीओ रैट्स है, रैट्स काउंसिल होता है, रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, और हर देश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रैट्स में होते हैं। इधर आपका एससीओ सेक्रेटेरिएट में हर देश के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हम यूनाइटेड नेशन में हर देश का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन है, तो यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रुचिरा कंबोज। तो उसी तरह एससीओ में भी हर देश का एक अपना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। एससीओ का बिजनेस काउंसिल है। इधर आपका इकोनॉमी के मामले में आ जाओ तो कमीशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, वर्किंग ग्रुप्स है, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस काउंसिल, इंटरबैंक कंसोर्टियम, एससीओ फोरम, ये सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड। और ये एससीओ का टोटल ओवरऑल हम स्ट्रक्चर का बात करें तो यही एससीओ का स्ट्रक्चर है। अगर हम एससीओ के ऑब्जेक्टिव का बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव है एससीओ का? तो ये क्या है? ये म्यूचुअल ट्रस्ट। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नाइबरहुडनेस अमंग मेंबर। मीन्स आपसी भाईचारा, दोस्ती बनाकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करके रखना है। प्रोमोट इफेक्टिव कोऑपरेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेड इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इसमें हम लोग को एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए ये बनाया गया है कि पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर में। इन्हेंस टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सब में हम लोग को आपस में टाई को अच्छे से बढ़ाना है, एक दूसरे को एजुकेशन को प्रमोट करना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपस में मिलजुल कर इस पर बात करेंगे। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जैसे रैट्स जो है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो ये क्या करे? टेररिस्ट, ये स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी पे बात करेगा। डेमोक्रेटिक, फेयर, रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो अभी जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, जैसे वर्ल्ड बैंक का बात करते हैं, आईएमएफ का बात करें, डब्ल्यूटीओ का बात करें, तो ये सब डेमोक्रेटिक नहीं है, रेशनल नहीं है, फेयर नहीं है। ये सब क्या है? वेस्ट डोमिनेटेड है, वेस्ट डोमिनेटेड। जैसे डब्ल्यूटीओ का अगर हम बात करें तो अभी डब्ल्यूटीओ का आपका जो आर्बिट्रेशन वाला जो है, यहाँ पे जो किसी भी देश के बीच में अगर कुछ अनबन होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो कमेटी है, उसमें यूएस के कारण अभी तक इसका ये फॉर्म नहीं हो पाया है पिछले 2 साल से। उस तरह आप वर्ल्ड बैंक का बात करो तो इसमें जो यूएस प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करते हैं वही वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनता है। जैसे इस बार अजय कुमार बंगा को यूएस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए थे, तो वही बना, यानी कि ये क्या है? वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए एससीओ का क्या डिमांड है? एससीओ बोला कि नहीं, अब वेस्ट का वो वैल्यू नहीं रहा, हम लोग वेस्ट से कम नहीं है। अब क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर। अब एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर इसी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है एससीओ को। एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब इसको काउंटर करने के लिए एक तरह से ये डेवलप किया जा रहा है। ये तो मेनली ये सारा कुछ एससीओ का ऑब्जेक्टिव है। अगर हम एससीओ के ऑब्जेक्टिव का बात करें तो यही एससीओ का ऑब्जेक्टिव है कि आपस में ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें, इफेक्टिव कोऑपरेशन हो, सब आपस में दोस्ती बनाकर रखें, आपस में टेक्नोलॉजी हो, कल्चर हो, ये सारा कुछ आपस में होना चाहिए। ये सारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पीस हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी इन द रीजन हो, ये सारा कुछ यहाँ पे करने का बात किया गया है। यही सारा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, इसी पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कि की प्रायोरिटीज़ क्या है, एससीओ का मेन प्रायोरिटीज़ कहाँ पे मेन काम करना जाता है, तो रीजनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटर टेररिज्म। क्योंकि जो एशियन साउथ एशिया रीजन हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया में, इस सब में टेररिज्म है आपका, रेडिकलिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको काउंटर करने के लिए इसका क्या है, की प्रायोरिटीज एससीओ का। अगर हम एससीओ का बात करें तो ये 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कवर करता है, 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 22% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। एससीओ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है एससीओ का, क्यों? तो एससीओ को हम क्या देखते हैं, एज बैलेंस टू, काउंटर बैलेंस टू नाटो।
नाटो को काउंटर बैलेंस करने का एक ईस्टर्न काउंटर बैलेंस, यानी कि नाटो जो अमेरिका डोमिनेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक काउंटर बैलेंस ईस्ट में एससीओ को देखा जा रहा है, क्योंकि एससीओ में भी क्या है, मिलिट्री विंग है जो आपका रैट्स मिलिट्री विंग है, तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एमॉन्ग मेंबर्स, मेंबर के सिक्योरिटी, रैट्स के थ्रू सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये आपस में क्या होता है, सिक्योरिटी डिफेंस एक्सरसाइज होता है, रैट्स के अंडर में डिफेंस एक्सरसाइज ये सारा कुछ होता है। टेररिज्म को कैसे डील करना है रीजन में, ये सारा कुछ यहाँ पे, क्योंकि अगर हम साउथ एशिया या एशिया मेनली देखा जाए तो यहाँ पे अभी हम ISIS से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे अभी ये इधर अगर साउथ में तो ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंसेज, ये इधर बहुत परेशान कर रहा है। अलकायदा हुआ, ISIS हुआ, तो ये सबको काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, इस कारण अगर हम रेडिकलिज्म का बात करें तो रेडिकलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सबको काउंटर करने के लिए यहाँ पे है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपस में कैसे हो वो, और कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। कनेक्टिविटी ट्रेड, जैसे अगर हम कनेक्टिविटी का बात करें, जैसे अगर हम कनेक्टिविटी का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा जैसे कनेक्टिविटी में अगर देखा जाए तो INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, फिर आपका है असगवत एग्रीमेंट, ये है मिडिल कॉरिडोर, ये सारा कुछ कनेक्टिविटी में है। ट्रेड है, आपस में सारे कंट्री का ट्रेड कैसे बढ़े, ये सारा मेनली सिग्निफिकेंस एससीओ का है। चैलेंजेज, एससीओ में बहुत सारे चैलेंजेज भी है। अगर हम चैलेंजेस का बात करें तो चाइना जो इतना तेज़ी से राइज कर रहा है, ये एससीओ के अदर कंट्रीज के लिए बैलेंस्ड वे अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एससीओ क्या हो गया है, चाइना डोमिनेटेड हो गया, चाइना डोमिनेटेड। इससे बाकी जो मेंबर कंट्री जो होंगे वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया को एज ए काउंटर टू चाइना देखा जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इनका भी लिमिटेड है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, आपस में ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा इशू है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे पर साथ, जैसे इंडिया पाकिस्तान कितना बड़ा इशू है, इंडिया चाइना, तो इससे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स, सारे कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है, सारे कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो ये सारा जो इम्पैक्ट है इससे इसमें यहाँ पे असर पड़ेगा। यहाँ पे चैलेंजेज, ये एक एससीओ के लिए चैलेंज है। लिमिटेड जोग्राफिकल स्कोप इनका लिमिटेड है, ये मात्र 9 कंट्रीज में ही है, इनका ज़्यादा भी कुछ उतना इनका स्कोप फैला नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में कंट्रीज में बहुत ट्रस्ट डेफिसिट्स है। अगर आप अभी फिर से रसिया का और रसिया और ज़्यादा डिजेनरेट हुआ है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार के बाद, तो इस कारण इनका जोग्राफिकल स्कोप भी बहुत लिमिटेड हो गया। और वेस्टर्न सेक्टिज्म एंड क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न इनको बोलता है कि ये क्या है, ये चाइना डोमिनेटेड है, चाइना खुद को आगे बढ़ने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लाया है, और ये और कुछ और इनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं एससीओ को, कि एससीओ जो है वो चाइना कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना इसके थ्रू अपना दबदबा बनाना चाहता है, ये सारा कुछ वेस्टर्न इसको बोलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एससीओ के थ्रू क्या किया जा रहा है, वेस्टर्न जो डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसीलिए वेस्टर्न, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न भी इसको क्रिटिसाइज करेगा, वेस्टर्न इसको सपोर्ट नहीं करता, ये सारा यहाँ पे मेन रीजन है। अगर हम इंडिया का बात करें कि इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है एससीओ, इंडिया एससीओ में क्यों है, इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया क्वाड का भी इंडिया मेंबर है, तो फिर इंडिया एससीओ का मेंबर क्यों, एससीओ में क्यों, तो सबसे पहले रीजनल इंटीग्रेशन, आपस में पूरा रीजन से जुड़ा रहेगा, रीजनल इंटीग्रेशन रहेगा। दूसरा क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है इंडिया का एससीओ से जुड़ने के लिए। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन क्यों है इंडिया को एससीओ से जोड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री जो है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोग जैसे मोदी जी सेंट्रल एशियन कंट्री जो है, सेंट्रल एशियन कंट्री को क्या बोले थे, नाम दिए हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। हमारा सेंट्रल एशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता। अगर हम पीओके को ले लेते हैं तो हमारा अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होगा, और उसके बाद सेंट्रल एशिया हमारा नज़दीकी बढ़ जाएगा।
लेकिन ये एक अभी ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। जो रियलिटी है, हम लोग रियलिज्म में जिए, रियलिज्म को देखते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे तो देखें तो इसमें अभी हमारा सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी, और सेंट्रल एशिया जो है वो सब लोग जानता है सेंट्रल एशिया किस चीज़ के लिए फेमस है। सेंट्रल एशिया एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, खास करके नेचुरल गैस सेंट्रल एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया तापी गैस पाइपलाइन आने का प्रयास कर रहा था, कौन था इसमें? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान अभी बोल रहा है कि मेरे पास पाइपलाइन के लिए पैसा नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। अफगानिस्तान में एक तालिबान आ गया है, ये कभी भी हो सकता है, सूरज आएगा ये पाइपलाइन को उड़ा देगा। तो यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डेली यहाँ पे टेररिस्ट अटैक ये सब होते रहते हैं। तो इसीलिए ये अधर में लटका हुआ है। और यहाँ पे अगर इंडिया जो रीजनल कंट्री सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाता है तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इंडिया का क्या प्लान था? जैसे अगर हम INSTC का बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जैसे इंडिया चाहवहार पोर्ट जो है उसको डेवलप कर रहा था। ये कहाँ का? ईरान का। इंडिया क्या चाह रहा था? इंडिया मुंबई से कहाँ जाएगा? चाहवहार से फिर रेल रूट के थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से एंट्री करेगा सेंट्रल एशिया। यानी कि अफगानिस्तान इज अ गेटवे फॉर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के लिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे कौन है? अफगानिस्तान। इसीलिए जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तो इंडिया हार्श अप्रोच नहीं किया, इंडिया मिडिल अप्रोच अपनाया, इंडिया वेट एंड वॉच का अप्रोच अपनाया। इंडिया तालिबान के अगेंस्ट में कोई भी हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। और इंडिया का फ़ायदा इसी में है कि वो तालिबान के प्रति हार्श अप्रोच ना अपनाए, क्योंकि इंडिया को अफगानिस्तान से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इंडिया को अफगानिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया कहाँ जाएगा? सेंट्रल एशिया। ये इंडिया का मेन फायदा है, यहाँ पे इंडिया का फायदा है। अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट अगर किया है, इतना डेवलपमेंट इंडिया किया है, तो उसका मेन अप्रोच क्या है? सेंट्रल एशिया में घुसना। ये सारा कुछ इसका मेन रीजन। अब काउंटर टेररिज्म जो है, टेररिस्ट एक्टिविटी जो होते हैं इसको काउंटर करना, सिक्योरिटी, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, जो इंडिया के बॉर्डर साइड दोनों साइड में उतना ही ड्रग्स है, ईरान फेमस है ड्रग्स के लिए, अफगानिस्तान ओपियम, तालिबान अपना पूरा पैसा ही ओपियम से कमाता है, ठीक है, ड्रग्स। इधर अगर आ जाओ तो आप म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब पूरा ड्रग्स के लिए फेमस है। तो ये ड्रग्स को रोकने के लिए स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन, रेडिकलाइजेशन आप देख लो कितना तेजी से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इधर ईरान में, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेडिकल्स हैं। जैसे आप इंडिया में रेडिकलिज्म का असर हम लोग देख चुके हैं 90s में, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था। उसमें क्या हुआ था? उसमें ऐसा क्या हुआ था वर्ल्ड मैप पे जो इतना ज़्यादा इंडिया में रेडिकलिज्म बढ़ गया था? क्यों? तो देखो, उस समय रसिया अफगानिस्तान को छोड़कर गया था, राइट। रसिया जब अफगान को छोड़कर गया और रसिया के खिलाफ अफगान में तालिबान को क्रिएट किया गया था और सारे अलकायदा सबको क्रिएट किया गया था। जब रसिया छोड़कर चला गया, और सब कौन थे? पाकिस्तान कंट्रोल थे, तो इन लोग के पास कुछ करने को बचा नहीं, तो इन लोग को रेडिकलाइज इधर कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, कश्मीर में। तो ये सब भी एक अप्रोच है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन, तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए, कि हमें रखना, नहीं तो फिर से क्या होगा? रेडिकलाइजेशन इंडिया में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेररिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया के लिए है, इंडिया को अपॉर्चुनिटी क्या दे रहा है? सेंट्रल एशियन पॉलिसी के साथ अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए हम सेंट्रल एशिया से ज़्यादा जुड़े रहें। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अगर हम अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाएगा तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। और कल्चरल कोऑपरेशन, ये सब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है। अब इंडिया का चैलेंजेस क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज एशिया में क्या है? पाकिस्तान। क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ रैट्स में काउंटर टेररिज्म पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म को फैला रहा है। हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब क्या होता है?
कोई स्टेट अपने द्वारा अपने संरक्षण में टेररिज्म का बढ़ावा दे, दूसरे स्टेट पे अटैक करे, तो पाकिस्तान वही इंडिया के लिए करता है। दूसरा क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये सब हम लोग देख रहे हैं, खास करके बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो ये भी इसके लिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, अब आप बताओ हम पाकिस्तान के साथ कैसे इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, कोई भी खुफिया बातें हम पाकिस्तान के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, ये एक इशू हो जाएगा या नहीं होगा, चैलेंज है या नहीं है, और राइट्स में है तो हमें शेयर करना पड़ेगा अगर वैसा कुछ हुआ तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है या नहीं है। स्टांस ऑन कश्मीर, एससीओ के कुछ कंट्रीज जो हैं वो हमेशा कश्मीर पे इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं, जैसे खास करके चाइना हुआ, हमेशा अगेंस्ट में देते रहता है। लिमिटेड सपोर्ट फॉर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडिया चाइना बॉर्डर एससीओ कंट्रीज कुछ नहीं बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काउंटरिंग चाइना को काउंटर करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो एक मिडिल ऑर्डर, चाइना जो है वो मिडिल कॉरिडोर डेवलप कर रहा है सेंट्रल एशिया से, यूरोप होते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना तक। जैसे इंडिया का है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और दूसरा कौन सा है, असगवत एग्रीमेंट, और ये चाइना क्या है, मिडिल ऑर्डर को डेवलप। अभी हम लोग इसको मैप के थ्रू समझते हैं तीनों को। ये देखो, ये है आपका INSTC, ये क्यों, इसमें क्या, ये सब क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मल्टी मॉडल मीन्स इसमें हम लोग रोडवे, रेलवे और वाटरवे सबको यूज करेंगे, तीनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे। देखो ट्रेडिशनल जो रूट है, ट्रेडिशनल रूट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे होते हुए इतना लंबा रूट में यहाँ पे आता है, ये ट्रेडिशनल रूट है। लेकिन जब अगर हम INSTC का बात करें तो ये कैसे जाएगा, मुंबई से चाबहार और ईरान होते हुए अजरबैजान, बाकू होते हुए इधर से ऐसे ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ जाएगा, और इधर से फिर ये आपका इधर आपका यूरोप में भी जा सकता है, यहाँ से भी यूरोप में चला जाएगा। तो ये कितना शॉर्टकट पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो इसीलिए INSTC इसको डेवलप किया जा रहा है। अगर हम अशगाबाद एग्रीमेंट का बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं, इवन कि INSTC जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी अशगाबाद का ही एक पार्ट बन गया है, ठीक है, इसके थ्रू। और फिर इसमें आपका रेल कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, पोर्ट हैं, ये सबको अलग अलग तरह से इसको डेवलप करके यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री, आप यूरोपियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्री, और इधर आपका साउथ एशिया से ऐसे कनेक्टिविटी, ये सारा कुछ यहाँ पे है अशगाबाद एग्रीमेंट में। तो अगर हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का बात करें, INSTC का बात करें, तो INSTC सबसे पहले ईरान, रसिया और इंडिया का ये अप्रोच कब हुआ था, ये 2000 में ये स्टार्ट हुआ है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और इसमें मेनली 7200 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करना है, जो कि मुंबई से स्टार्ट होगा और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री है, यूरोप है, यहाँ से फिर यूरोप भी जा सकता है, इधर से आपका यहाँ पे आपका चाबहार पे ईरान में यहाँ पे डेवलप करेगा चाबहार पे, और चाबहार से ये अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया भी प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से हमें सेंट्रल एशिया में भी, और यहाँ से भी सेंट्रल एशिया में हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगा इधर। तो ये सब इंडिया के लिए फ़ायदा है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, रसिया है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, यूरोप है, ये सारा आपका INSTC में है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। इसमें रेल, शिप और रोड तीनों टाइप का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अप्रोच किया गया है। अब अगर हम उसके बाद बात करें अशगाबाद एग्रीमेंट का, तो अशगाबाद एग्रीमेंट सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, अशगाबाद एग्रीमेंट 2011 में। अशगाबाद एग्रीमेंट सबसे पहले ये 2011 में प्लेटफॉर्म पे आया, ठीक है। 2011 में इसमें इसे कौन कौन, सेंट्रल एशियन कंट्री और पर्शियन गल्फ कंट्री दोनों मिलकर इसको लाए थे, अशगाबाद एग्रीमेंट किए थे। इसमें मेनली उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान,
ओमान एंड कतर। ये मेनली 5 कंट्री, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और कतर। 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किए थे, प्लान को लाए थे और इसको एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद 2015 में इससे जुड़ गया इससे जुड़ गया कजाकिस्तान। 2015 में जुड़ा। 2016 में इसमें पाकिस्तान जुड़ गया। 2016 में पाकिस्तान इससे जुड़ गया और इंडिया अश्गाबत एग्रीमेंट से जुड़ा है 2018 में। 2018 में इंडिया भी इसको साइन कर दिया अश्गाबत एग्रीमेंट को। और इंडिया को इसको साइन करने का मेन अप्रोच क्या था कि अगर हम अश्गाबत एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं तो हमें यूरोप से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगा, सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगा और साथ में हमारा INSTC जो अप्रोच है ये भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा कुछ इंडिया का, लेकिन अब और ये सब और क्या था कि ताकि हम सेंट्रल एशिया में अपना अप्रोच को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इंडिया का मेन यहाँ पे मकसद क्या है, सेंट्रल एशिया में के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता बनाना, कैसे सेंट्रल एशिया में जाएं। अभी अब चाइना जो है वो मिडिल कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है। ये आपका ओरिजिनल ओशियन रूट है जो ऐसे यहाँ पे रेड सी होते हुए इधर से ऐसे स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन इधर होते होते ऐसे ऐसे जाता है। ये आपका मेन सी रूट, अभी जो सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट जो है वो ये है, ठीक है। और एक है आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि आपका मेनली क्या है, रेलवेज की तरह है। रेलवेज यहाँ पे मंगोलिया, चाइना, मंगोलिया ऐसे होते हुए पूरा रसिया होते हुए ये यूरोप और इधर जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री और इधर यूरोप साइड में जाता है। और ये इधर फिर आपका जापान, कोरिया ये सब में भी जाता है। अब इसमें चाइना क्या कर रहा है, एक नया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है जिसको बोला जाता है मिडिल कॉरिडोर। मिडिल कॉरिडोर ये आपका तुर्की से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे यहाँ पे ये कैस्पियन सी होते हुए कजाकिस्तान, रसिया होते हुए ये चाइना को पूरा कवर कर रहा है। ये मेनली किधर से, कॉकस रीजन। कॉकस रीजन में मेनली कौन सा, अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉकस रीजन का आर्मेनिया और अजरबैजान को ये कवर करेगा। तो ये सेंट्रल एशिया के बीचों बीच से लगभग पार करेगा। तो ये इंडिया के लिए ये टेंशन वाला बात हो गया क्योंकि इंडिया का जो INSTC है वो भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। रसिया वार में चला गया है। ईरान के साथ इंडिया का रिलेशन खराब हो चुका है क्योंकि ईरान के साथ इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, ईरान पे वेस्टर्न सैंक्शन के कारण। तो ये सब के कारण ये जो है यहाँ पे इंडिया के लिए एक और टेंशन हो गया ये मिडिल कॉरिडोर के कारण, जो कि डेवलप यहाँ पे चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, मिडिल कॉरिडोर को किसका पार्ट बताया गया है, BRI का। इस मिडिल कॉरिडोर को BRI का पार्ट बनाया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के लिए चाइना को काउंटर करना बहुत बड़ा बात है। एक और दूसरा क्या, अफगानिस्तान SCO का पार्ट नहीं है, जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया के कनेक्टिविटी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वही SCO का पार्ट नहीं है, वही SCO का मेंबर नहीं है। क्या है ये ऑब्जर्वर स्टेटस लिखा है, ये उसका मेंबर नहीं है। तो ये भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है कि जिस कंट्री के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं वही कंट्री SCO का मेंबर नहीं है। बट चैलेंजेज है, इस चैलेंज को पूरा किया जा सकता। तो ये सारा कुछ है। अभी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, जो अभी SCO का समिट हुआ 4 जुलाई को, तो इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। तो इसमें जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं क्वात्रा साहब, वो स्टेटमेंट दिए। इसमें 2 थीमेटिक ज्वाइंट स्टेटमेंट को शेयर किया गया, इशू किया गया। पहला क्या है, ऑन कोऑपरेशन इन काउंटरिंग द रेडिकलाइजेशन को कैसे काउंटर करें। रेडिकलाइजेशन जिसके कारण सेपरेटिज्म हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म हो रहा है और टेररिज्म हो रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए एक अलग ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है कि हम लोग इसको मिलकर काउंटर करेंगे, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करेंगे। अगर रेडिकलाइजेशन ख़त्म होता है तो सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो किस पे है, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया सबसे ज़्यादा हर जगह पे फोकस करता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक टेररिज्म पे और दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, कोऑपरेशन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, 2 तरह का डिक्लेरेशन यहाँ पे लिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में नया टर्म क्वाइन किया समिट में कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म।
न्यू दिल्ली इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिया जो है टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और अफेक्टेड स्टेट है। तो इसलिए टेररिज्म को फाइट करने के लिए इंडिया जो है वो स्टेटमेंट जारी करवाया है, क्योंकि अभी इस बार चेयरमैन इंडिया था तो मेन स्टेटमेंट चेयर का रहता है। और इसमें और जो अदर ज्वाइंट स्टेटमेंट्स है वो किस पे है, डीरेडिकलाइजेशन, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल टू टैकल क्लाइमेट चेंज, जो भी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है क्लाइमेट चेंज, मिलेट, अभी ईयर ऑफ मिलेट्स, यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है तो मिलेट्स के डेवलपमेंट के लिए, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये मेन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 का मेन एस्पेक्ट्स है, तो ये हम लोग को मेनली ध्यान रखना है। तो आई होप सबको एससीओ के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। एससीओ क्या है, इसका हेडक्वार्टर, एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, बीजिंग में। एससीओ का जो मेंबर कंट्री कितने हैं, 9 मेंबर कंट्री हैं। अगर हम एससीओ का इस बार चेयर किसके पास था, एससीओ का चेयर कौन था, इंडिया इसका चेयर है, ठीक है। तो ये एससीओ का इस बार का थीम क्या था, तो एससीओ का थीम क्या था, SCCURE, सिक्योर एससीओ, ये इसका मेन थीम था। तो इस तरह से हम लोग इसका सारा कुछ एससीओ इंडिया के लिए क्यों ज़रूरत है, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, एससीओ इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया का क्या चैलेंजेज है एससीओ में, इंडिया कैसे इसको काउंटर करेगा, चाइना को कैसे काउंटर करना है, चाइना इतना डोमिनेट कर रहा है इंडिया। हम लोग इसमें और क्या देखें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अशगावत एग्रीमेंट, मिडिल कॉरिडोर, द मिडिल कॉरिडोर, ये सारा कुछ हम लोग देखें। तो आई होप एससीओ जो है और एससीए से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग फिर एक नया टॉपिक के साथ आएंगे, और इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको बढ़ाइए। थैंक यू।